नमस्कार दोस्तों, हम लोग सल्तनत काल के अंतर्गत खिलजी वंश को पढ़ रहे थे और खिलजी वंश में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी की कर व्यवस्था का अध्ययन हम लोग कर चुके थे। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के अन्य तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला तथ्य अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक सुधार। सैनिक सुधार के संबंध में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या कार्य किए हुए थे उनका अध्ययन करते हैं एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक सुधार के संबंध में जो कार्य किया था वो ये किया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखना आरंभ किया था। सबसे पहली बात और महत्वपूर्ण बात कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखना आरंभ किया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सल्तनत काल का वो प्रथम शासक कौन था जिसने स्थायी सेना रखना आरंभ किया था। तो सल्तनत काल का प्रथम शासक जिसने स्थायी सेना रखना आरंभ किया था वो अलाउद्दीन खिलजी था। देखिए, स्थायी सेना रखने का तात्पर्य यह है कि पहले क्या था, स्थायी सेना नहीं रखी जाती थी। जब युद्ध आदि होते थे तब सेना बुला ली जाती थी और युद्ध के बाद सेना को भंग कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से सेना का जो है संचालन किया जाता था पहले। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, स्थायी सेना रखना आरंभ किया। और एक बात और की, सेना के संबंध में उसने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। इसके पहले क्या होता था, सैनिकों को नगद वेतन न दे करके मोस्टली उनको भूमि प्रदान कर दी जाती थी। हमने पिछली क्लास में एकता प्रणाली पढ़ाई हुई थी। एकता प्रणाली क्या थी? एकता प्रणाली इसी के अंतर्गत आती थी कि सैनिकों या जो प्रशासनिक व्यक्ति होते थे उनको नगद वेतन न दे करके उनको भूमि प्रदान कर दी जाती थी और उस भूमि से वो अपना वेतन, अपने प्रशासनिक खर्चे, सैनिक का खर्चा, ये सब निकाल करके जो शेष बचता था उसको जमा करना होता था राजकोष में। तो ये थी एकता प्रणाली। लेकिन यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया। भाई, अब नगद वेतन दिया जा रहा है, अब भूमि प्रदान नहीं की जा रही है। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ही सल्तनत काल का वो प्रथम शासक था जिसने एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया था। तो एकता प्रणाली को समाप्त करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। तो स्थायी सेना रखना और नगद वेतन देना सैनिकों को अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ किया था। अब अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। और इसने देखिए सेना में सुधार के लिए क्या किया था, जो सैनिक होते थे उनका हुलिया लिखा जाता था। हुलिया लिखने का मतलब यह है कि उनका हुलिया लिखने से उनकी पहचान की जा सके, उन सैनिकों की पहचान की जा सके। तो इस प्रकार से सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़े को दागने की प्रथा, घोड़ों की पहचान के लिए घोड़ों को क्या किया जाता था, दागा जाता था ताकि घोड़ों की पहचान की जा सके। तो सैनिकों और घोड़ों की पहचान के लिए उसने सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा और घोड़े को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। प्रश्न यह भी बनता है, सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़े को दागने की प्रथा किसने चलाई थी? तो सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़े को दागने की प्रथा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। तो ये सैनिक सुधार के कुछ तथ्य थे जो अलाउद्दीन खिलजी ने किए हुए थे। अब देखिए, बाजार व्यवस्था में सुधार के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या कदम उठाए थे। सबसे पहली बात तो ये जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बाजार व्यवस्था में सुधार के लिए जाना जाता है। यानी अगर प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा शासक अपनी बाजार व्यवस्था में सुधार के लिए जाना जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी ही वो सल्तनत कालीन शासक था जो अपनी बाजार व्यवस्था में सुधार के लिए जाना जाता है। देखिए किस प्रकार से इसने बाजार व्यवस्था में सुधार किया था। सबसे पहला तथ्य क्या था कि इसने बाजार नियंत्रण अथवा मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। यानी बाजार नियंत्रण या इसी को कह दे मूल्य नियंत्रण प्रणाली, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने दृढ़ता से लागू किया था। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु को नहीं बेच सकता था, कोई भी व्यापारी। यानी कि मार्केट में प्रत्येक वस्तु के मूल्य निश्चित कर दिए गए थे कि इस वस्तु का मूल्य इतना, इस वस्तु का मूल्य इतना। अगर उस वस्तु को उस मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचता है कोई व्यापारी तो उसको दंड दिया जाता था। यानी कि उस
मूल्य से अधिक मूल्य पर कोई भी व्यापारी वस्तु को नहीं बेच सकता था। यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, दृढ़ता से इस चीज को लागू किया था। यही कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो था वो लगभग 20 वर्ष था और इसके 20 वर्ष के शासनकाल में मूल्य वृद्धि नहीं हुई थी। खास बात यह, बहुत बड़ी बात है कि 20 वर्ष का शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी का रहा और इसके शासनकाल में कोई भी मूल्य वृद्धि नहीं हुई थी। ये फैक्ट याद रखेंगे। और इस प्रकार से एक प्रश्न बनता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। और देखिए इसने क्या किया था बाजार व्यवस्था में सुधार के लिए। बाजार व्यवस्था में सुधार के लिए इसने एक काम किया था कि माप तौल में अगर कोई भी व्यापारी बेईमानी करता था, माप तौल में अगर कोई भी व्यापारी बेईमानी करता था तो उस व्यापारी का मांस काट लिया जाता था, यानी मांस काट लेने की सजा सुनाई जाती थी। इतना कठोर नियम था, यानी कि कोई भी व्यक्ति माप तौल में बेईमानी नहीं कर सकता था बाजार में। तो बाजार में माप तौल में बेईमानी को रोकने के लिए इसने सख्त से सख्त कदम उठाया था व्यापारियों पर, ताकि माप तौल में बेईमानी न हो सके। तो यह व्यवस्था भी बाजार सुधार के अंतर्गत आती है। अब देखिए और क्या काम किया हुआ था इसने बाजार व्यवस्था में सुधार के लिए। और यह काम किया था एक कि अलग अलग वस्तुओं के लिए इसने अलग अलग बाजार बनाए हुए थे। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे खाद्यान्न बाजार है, खाद्यान्न बाजार, वहां पर सब गेहूं चावल ये सब खाद्य पदार्थ मिलेंगे तो उसका बाजार अलग। खाद्यान्न बाजार, दैनिक वस्तु बाजार, यानी जो दैनिक प्रयोग की वस्तुएं होती हैं उनका जो है वो अलग बाजार बना दिया था, दैनिक वस्तु बाजार बना दिया। और जो पशुओं का बाजार होता था पशु बाजार, वो पशु बाजार जो है वो अलग बना दिया था। गुलाम बाजार बना दिया था। और निर्मित वस्तु बाजार, जो हाथों से निर्मित वस्तुएं होती थीं उनको जो है अलग बाजार उनका बना दिया गया था। तो इस प्रकार से उसने अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार बना दिए थे। तो इस प्रकार से बाजार व्यवस्था में सुधार के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ये प्रयास किए हुए थे। अब आगे देखते हैं। देखिए कुछ अन्य तथ्य जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो जो पहला तथ्य है वो ये है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की हुई थी। सिकंदर ए सानी कहें या इसी को द्वितीय सिकंदर भी लिख करके पूछा जाता है। तो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी था, या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करने वाला शासक वो अलाउद्दीन खिलजी था। ये तथ्य याद रखेंगे। तो देखिए सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि कहने का मतलब यह है कि जो अलाउद्दीन खिलजी की जो प्रारंभिक इच्छा थी वो विश्व विजेता बनने की थी। जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि सिकंदर एक व्यक्तित्व था, सिकंदर की इच्छा भी विश्व विजेता बनने की थी और उसने बहुत से देशों को जीता भी हुआ था। तो इसकी भी इच्छा क्या थी कि हम विश्व विजेता बने, यानी विश्व विजेता बनने की जो है इच्छा इसकी थी। इसीलिए इसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की हुई थी। एक इच्छा और थी इसकी, एक इच्छा ये थी कि ये नवीन धर्म चलाना चाहता था, यानी एक इस्लाम धर्म के अलावा एक नवीन धर्म चलाना चाहता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका विरोध भी किया था। किसने विरोध किया था? उलेमाओं ने विरोध किया था। जो मुस्लिम उलेमा होते हैं, यानी जो धर्म गुरु होते हैं मुस्लिमों के, उनको उलेमा कहा जाता है। तो उलेमाओं ने जो है इसका विरोध किया हुआ था जब इसने एक नया धर्म चलाने की योजना बनाई हुई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो हालांकि ये नवीन धर्म नहीं चला पाया और इसका विरोध भी हुआ उलेमाओं के द्वारा। और इसका एक मित्र था और काजी भी था, उसका नाम था अला उल मुल्क। उसका नाम था अला उल मुल्क। इस अला उल मुल्क ने इसको समझाया था अलाउद्दीन खिलजी को काफ़ी। तो इसके समझाने पर जो है मान गया था अलाउद्दीन खिलजी और इसने कोई भी नवीन धर्म जो है नहीं चलाया था और इसने अपनी
जो योजना थी नवीन धर्म चलाने की, इसको दिमाग से निकाल दिया था, त्याग दिया था। तो ये बात हो गई। और देखिए इसने क्या काम किया हुआ था, इसने काम ये किया हुआ था कि जो प्रांतों के गवर्नर होते थे, जो प्रांतों के गवर्नर होते थे, उनके बहुत अधिक अधिकार हुआ करते थे उस समय। तो प्रांतों के गवर्नरों के अधिकार को समाप्त कर दिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये भी इसने एक कार्य किया हुआ था। तो अन्य तथ्यों में इसको याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए साम्राज्य विस्तार के लिए इसने क्या क्या किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कहाँ कहाँ अभियान चलाया? तो इसने कहाँ कहाँ अभियान चलाया था? गुजरात में अभियान चलाया, रणथंभौर में अभियान चलाया, बंगाल में अभियान चलाया, चित्तौड़ में अभियान चलाया और दक्षिण भारत में कई जगह इसने अपना अभियान चलाया हुआ था। तो एक एक करके समझते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया हुआ था इन क्षेत्रों में, तो वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वहाँ पर कौन सा वंश शासन कर रहा था और कौन सा राजा शासन कर रहा था, इसको थोड़ा सा जानते हैं। और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, मिलान करने को दे दिया जाता है। तो इस फैक्ट को जो है ध्यान से समझेंगे। देखिए गुजरात का जो राजा था उस समय, तो गुजरात का राजा था कर्णदेव। याद रखेंगे, गुजरात का जो राजा था वो कर्णदेव था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया हुआ है कहाँ पर? गुजरात में। तो उस समय गुजरात का राजा कर्णदेव था। रणथंभौर पर जब उसने आक्रमण किया है अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उस समय रणथंभौर का जो राजा था वो हमीर देव था। रणथंभौर का राजा हमीर देव था। बंगाल को याद रखने की जरूरत नहीं है, मुख्य मुख्य बताए जा रहे हैं। चित्तौड़ का राजा कौन था? चित्तौड़ का राजा रतन सिंह था। अभी रतन सिंह की हम एक स्टोरी भी आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर केवल इतना जानते हैं कि चित्तौड़ का राजा कौन था जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो चित्तौड़ का राजा जो था वो रतन सिंह था। और दक्षिण भारत के अभियान के तहत जो है, इसने पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ाया था कि एक राज्य था देवगिरी। दक्षिण भारत में एक राज्य था देवगिरी। वहाँ पर शासन किसका था? वहाँ पर शासन था यादव राजवंश का। और एक राजा था रामचंद्र देव, वहाँ पर शासन कर रहा था। ये पिछली भी कक्षा में बताया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो देवगिरी था, दक्षिण भारत में एक राज्य, तो देवगिरी का राजा जो था वो रामचंद्र देव था। तो ये थोड़ी सी स्थितियां थी इन क्षेत्रों की, वहां पर राजाओं की स्थितियां थी। अब कुछ दक्षिण भारतीय राज्य और भी थे, वहां पर कौन से वंश शासन कर रहे थे और कौन से राजा शासन कर रहे थे, इसको भी देखते हैं। तो एक था देखिए वारंगल। वारंगल कहाँ पर है? वारंगल तेलंगाना में है इस समय। तो तेलंगाना में स्थित वारंगल जो क्षेत्र था, उसका राजा जो था वो था प्रताप रुद्र देव। वहाँ पर प्रताप रुद्र देव का शासन था। और वो किस वंश से संबंधित था? प्रताप रुद्र देव काकतीय राजवंश से संबंधित था। यानी कि वारंगल में जो है वो काकतीय राजवंश का शासन चल रहा था। और वहाँ का जो राजा था उस समय वो था प्रताप रुद्र देव। एक ये फैक्ट याद रखेंगे। अब देखिए दूसरा फैक्ट याद रखेंगे। दक्षिण भारत में ही एक राजवंश और था। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंश हैं, यहाँ पर केवल राजवंश जान लेते हैं बस। और एक राजवंश कार्य कर रहा था होयसल राजवंश। होयसल राजवंश, और वहाँ पर होयसल राजवंश का जो शासक था वो था वीर बल्लाल। होयसल राजवंश का शासक जो था वो वीर बल्लाल था। इसी प्रकार से मदुरा में जो है पांड्य का राजवंश था। पांड्य राजवंश कार्य कर रहा था और जो शासक था वो वीर पांड्या था। तो इस प्रकार से ये कुछ राजनीतिक स्थिति देखी, दक्षिण भारत के कुछ वंशों को देखा, वहाँ पर कौन कौन से राजा जो है वो शासन कर रहे थे, कुछ क्षेत्रों को देखा, वहाँ पर कौन कौन से राजा जो है वो राज्य कर रहे थे। ये राजनीतिक स्थिति थी उस समय की जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया हुआ था इन क्षेत्रों पर। एक बात। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए गुजरात अभियान जब अलाउद्दीन खिलजी ने किया हुआ था, तो गुजरात अभियान जब किया था तो वहाँ का राजा कौन था? वहाँ का राजा था कर्णदेव। तो कर्णदेव से क्या किया था? एक नुसरत खां था। नुसरत खां ये अधिकारी था किसकी सेना में? अलाउद्दीन खिलजी की सेना में।
तो नुसरत खां ने जो है वो गुजरात अभियान के तहत ही नुसरत खां ने राजा कर्णदेव से जो है मलिक काफूर को खरीदा था। मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर जो था वो एक हिजड़ा था। आप लोगों ने सुन भी रखा होगा नाम मलिक काफूर का। तो मलिक काफूर एक हिजड़ा था और इसको 1000 स्वर्ण दीनारों में खरीदा हुआ था। किसने? नुसरत खां ने। किससे खरीदा हुआ था? गुजरात के राजा कर्णदेव से। इसीलिए इस मलिक काफूर को क्या कहा जाता है? मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता है। क्यों 1000 दीनारी कहा जाता है? क्योंकि इसको 1000 स्वर्ण दीनारों से खरीदा गया था। तो 1000 स्वर्ण दीनारों से इसको खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दीनारी भी कहा जाता है। किसको? मलिक काफूर को। तो मलिक काफूर के संबंध में ये चीज़ें हो गई। और एक चीज़ मलिक काफूर के बारे में जानते हैं कि जो मलिक काफूर था वो इस अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति हुआ बाद में और प्रमुख सेनापति था। दक्षिण अभियान जो भी अलाउद्दीन खिलजी करता था अपने दक्षिण अभियान में, उसका दक्षिण अभियान में जो प्रमुख सेनापति होता था तो वो मलिक काफूर ही होता था। प्रत्येक दक्षिण अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रमुख सेनापति था वो मलिक काफूर, यही जिसको 1000 दीनारी कहा जाता है, 1000 स्वर्ण दीनारों में खरीदा हुआ था। तो यही जो मलिक काफूर था वो प्रमुख सेनापति होता था अलाउद्दीन खिलजी का प्रत्येक दक्षिण अभियान में। तो इतना ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मलिक काफूर के बारे में कुछ तथ्य और जानते हैं। देखिए, ये जानते हैं कि मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में अपना पहला आक्रमण कब किया था। मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में अपना पहला आक्रमण कब किया था और किस शासक के विरुद्ध किया था, कहां पर किया था, इसको जानते हैं। तो मलिक काफूर ने 1307 ईस्वी में अपना पहला आक्रमण दक्षिण भारत में किया हुआ था। यानी मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में अपना पहला जो आक्रमण था वो 1307 में किया था। किसके विरुद्ध किया था? वही शासक दक्षिण भारत का रामचंद्र देव। कहां का शासक था? देवगिरी का शासक था। तो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर इसने अपना पहला अभियान किया हुआ था। दक्षिण भारत के तहत अपना पहला अभियान किसने? मलिक काफूर ने। और रामचंद्र देव पर अटैक किया हुआ था और इस पर विजय भी प्राप्त की थी इसने। रामचंद्र देव को हरा दिया था मलिक काफूर ने। तो ये मलिक काफूर के संबंध में एक तथ्य और जान लेते हैं कि दक्षिण भारत का पहला आक्रमण इसने किस शासक के विरुद्ध किया था और कब किया था। एक बात तो ये हो गई। अब देखिए, मलिक काफूर के संबंध में एक तथ्य पूछा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान था और दक्षिण अभियान के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की हुई थी, तो इस विजय का श्रेय किसको दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की हुई थी, इस विजय का श्रेय आखिरकार किसको दिया जाता है? तो इसका श्रेय और किसी को नहीं, इसका श्रेय जाता है आपके मलिक काफूर को, 1000 दीनारी को। ये तथ्य याद रखेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा एक फैक्ट और याद रखेंगे। एक फैक्ट ये याद रखेंगे कि जो ये देवगिरी का राजा रामचंद्र देव था, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो जो इसका पुत्र था उसका नाम था शंकर देव। तो शंकर देव इसके पुत्र का नाम था। कौन सा फैक्ट है जानने वाला? जानने वाला ये फैक्ट है कि जो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान था, इस दक्षिण अभियान के तहत सबसे अंतिम बार आक्रमण जब अलाउद्दीन खिलजी ने किया हुआ है तो इसी शंकर देव के विरुद्ध किया था, यानी देवगिरी पर शंकर देव के विरुद्ध ही इसका अंतिम आक्रमण था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का, दक्षिण भारत अभियान के तहत। तो ये फैक्ट एक याद रखेंगे कि दक्षिण भारत अभियान के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे अंतिम बार किस शासक पर और कहां पर आक्रमण किया था? तो शंकर देव के विरुद्ध देवगिरी पर आक्रमण किया हुआ था। यह फैक्ट भी याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जानते हैं कोहिनूर हीरा के बारे में। आप लोगों ने कोहिनूर हीरा के संबंध में सुन रखा होगा, तो कोहिनूर हीरा के संबंध में जानते हैं। देखिए, कोहिनूर हीरा, सबसे पहले तो ये जानिए कोहिनूर हीरा निकला कहां से था।
तो कोहिनूर हीरा जो है वो निकला था आपकी ये वारंगल तेलंगाना बताया हुआ था। इसी तेलंगाना में एक गोलकुंडा की खान है, आप लोग परिचित भी होंगे गोलकुंडा की खान से। तो गोलकुंडा की जो खान है वहीं से इस कोहिनूर हीरा को सबसे पहले निकाला गया था, इस बात को याद रखेंगे। अभी ये कोहिनूर हीरा देखने आगे चल करके किस किस के पास पहुंचता है, हुमायूं के पास पहुंचेगा, हुमायूं से बाबर के पास पहुंचेगा और फिर अंग्रेजों के पास जाएगा। बहुत कोहिनूर हीरा जो है जगह जगह भ्रमण करेगा। फिलहाल इसकी उत्पत्ति जानते हैं कि कोहिनूर हीरा आखिरकार निकला कहां से था, तो शुरुआत यहीं से हो रही है कोहिनूर हीरा की। कोहिनूर हीरा जो है वो तेलंगाना की गोलकुंडा खान से निकाला गया था सबसे पहले। तो जब सबसे पहले निकाला गया था तो वहां का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव, काकतीय राजवंश चल रहा था, शासक था प्रताप रुद्रदेव। तो जब गोलकुंडा के खान से निकाला गया तो किसके पास कोहिनूर हीरा होगा? कोहिनूर हीरा जो है वो प्रताप रुद्रदेव के पास होगा। अब देखिए क्या हुआ, मलिक काफूर जो था, मलिक काफूर ने दक्षिण अभियान के तहत एक बार आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया? तेलंगाना में, यहीं वारंगल में आक्रमण किया प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध। प्रताप रुद्रदेव हार गया और जब प्रताप रुद्रदेव हार गया तो उससे उसने कोहिनूर हीरा को ले लिया। किसने ले लिया? मलिक काफूर ने ले लिया। किससे ले लिया? प्रताप रुद्रदेव से ले लिया। अब जब प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरे को ले लिया तो अब कोहिनूर हीरा देगा किसको? मलिक काफूर अपने स्वामी को देगा, और उसका स्वामी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। तो सबसे पहले जो कोहिनूर हीरा पहुंचता है वो किसके पास पहुंच रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के पास। कहां से? प्रताप रुद्रदेव के पास से। तो ये कोहिनूर हीरे के संबंध में ये जो है तथ्य जान लेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दक्षिण भारत अभियान का उद्देश्य। देखिए प्रश्न बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान जो था आखिरकार उसका उद्देश्य क्या था? दक्षिण भारत अभियान का क्या उसका उद्देश्य दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना था? बिल्कुल नहीं। अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना बिल्कुल नहीं था। उसका उद्देश्य केवल और केवल वहां से धन दौलत एकत्रित करना था। इस तथ्य को भी याद रखेंगे। अब देखिए एक तथ्य और याद रखेंगे कि एक जफर खां एक सेनापति था। जफर खां प्रमुख सेनापति था। जफर खां के बारे में जानते हैं। जफर खां किसका सेनापति था? जफर खां जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति था। जफर खां बहुत ही वीर था, बहुत ही साहसी था और बहुत ही दृढ़ निश्चयी था। उस समय का बहुत ही साहसी सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। कौन? जफर खां। लेकिन जफर खां क्या हुआ था, एक बार मंगोलों ने आक्रमण किया हुआ था और मंगोलों के विरुद्ध आक्रमण जब हुआ था तो यही जफर खां मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया था। लेकिन जानने वाली बात क्या है? जानने वाली बात यह है कि जब मंगोलों ने देखा कि जफर खां जैसा इतना साहसी, इतना दृढ़ निश्चयी, इतना वीर सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के पास है, और जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी इसी जफर खां के नेतृत्व में, उस सेना को जब देखा मंगोलों ने कि इतनी दृढ़ निश्चयी सेना है, इतनी शक्तिशाली सेना है, तो मंगोल बहुत प्रभावित हो गए इस बात से। और मंगोल इतना प्रभावित हो गए कि उसी रात जो है युद्ध जब चल रहा था तो उसी रात 30 कोस पीछे हट गए थे और वो वापस चले गए थे। युद्ध उन्होंने नहीं किया हुआ था, केवल इनकी वीरता से प्रभावित होकर के, जफर खां की वीरता से, साहस से प्रभावित होकर के। तो इसलिए जफर खां को जानना जो है आवश्यक हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति जफर खां। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत जब चल रही थी, जब अलाउद्दीन खिलजी का पीरियड चल रहा था, तब दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच सीमा का निर्धारण किस नदी से होता था? यह फैक्ट पूछा गया है एग्जाम में कि वो कौन सी नदी थी कि नदी के इस पार सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत थी, और उस पार मंगोल थे। एक नदी निर्धारण करती थी दोनों के बीच सीमा का, तो वो नदी कौन सी थी याद रखेंगे, वो नदी थी रावी नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए।
6 बार आक्रमण हुए, सबसे ज्यादा। दिल्ली सल्तनत में अगर मंगोलों ने सबसे अधिक आक्रमण किए हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 6 बार आक्रमण किए हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 6 बार मंगोलों को पराजित करने पर विवश किया हुआ था। बहुत ही सफलतापूर्वक मुकाबला किया था मंगोलों के विरुद्ध पूरे के पूरे 6 बार। इस तथ्य को भी याद रखेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक आप लोगों ने रचना सुन रखी होगी मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। एक मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें यह लिखा हुआ है कि अभी हमने बताया था कि चित्तौड़ का राजा कौन था? रतन सिंह। चित्तौड़गढ़ का जो राजा था वो था रतन सिंह। क्या हुआ था? रतन सिंह की जो पत्नी थी उसका नाम था पद्मिनी। पद्मिनी बताया जाता है इतनी अधिक खूबसूरत थी कि इसकी सुंदरता से प्रभावित हो गया था अलाउद्दीन खिलजी, और इतना अधिक प्रभावित हुआ था कि उसने निश्चय किया कि हम रतन सिंह को मार देंगे और मार करके उसकी पत्नी पद्मिनी को अपना बना लेंगे। और इसी के तहत कहा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया हुआ था और राजा रतन सिंह को इसने मार दिया था। लेकिन राजा रतन सिंह को मार दिया, लेकिन वो पद्मिनी को प्राप्त नहीं कर सका था, क्योंकि पद्मिनी ने खिलजी को स्वीकार नहीं किया था और पद्मिनी ने रतन सिंह के साथ ही चिता में जल करके अपनी जान दे दी थी, सती हो गई थी। तो ये एक कहानी पद्मावत में वर्णित है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है, कितनी जो है क्या है, ये इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। कुल मिला के पद्मावत में ऐसा जिक्र है, ये हमने बता दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? चित्तौड़ का नाम बदल दिया था। जब चित्तौड़ को जीत लिया इसने तो चित्तौड़ के नाम में परिवर्तन कर दिया था। यह भी प्रश्न एक बार पूछा गया है। चित्तौड़ का नाम बदल करके इसने क्या रख दिया था? इसने चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद रख दिया था। चित्तौड़ का नाम बदल करके क्या रख दिया था? चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद रख दिया था। तो इतने सारे फैक्ट हो गए ये अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अब आगे बढ़ते हैं, स्थापत्य कला के क्षेत्र में बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए थे। तो जो सबसे पहला कार्य है स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी का, वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। ये हमने पहले भी बताया हुआ है जब हमने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को बताया था। तो अलाई दरवाजे का निर्माण दिल्ली में कराया हुआ था। किसने कराया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और ये जो अलाई दरवाजा है वो लाल पत्थरों से और संगमरमर से निर्मित है। एक बात। अब अलाई दरवाजा के संबंध में जो है 2-3 बातें और जानते हैं। अलाई दरवाजा देखिए ये कहां पर स्थित है? ये अलाई दरवाजा दिल्ली में ही है। महरौली एक जगह पड़ती है, पहले भी बताया है। तो महरौली में वहीं पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो दक्षिणी प्रवेश द्वार है उसे ही कहा जाता है अलाई दरवाजा। वहीं पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, वहीं पर अलाई दरवाजा है, और पास ही वहां पर कुतुब मीनार स्थित है। अगर आप जाएंगे देखेंगे। और वहीं पर पास ही में तो आप देखेंगे महरौली का लौह स्तंभ, वहीं एक ही प्रांगण में वो सब स्थित हैं आस ही पास। खैर अब देखिए अलाई दरवाजा के बारे में 2-3 फैक्ट जानते हैं। पहला फैक्ट तो ये है कि भारत में जो है वैज्ञानिक ढंग से जो है बने हुआ पहला गुंबद जो है, वैज्ञानिक ढंग से बना हुआ सर्वप्रथम जो गुंबद का प्रयोग है वो अलाई दरवाजा में ही देखने को मिलता है। यानी कि अलाई दरवाजे में वैज्ञानिक ढंग से ऐसा गुंबद बना हुआ है कि ऐसा अलाई दरवाजे के पहले ऐसा वैज्ञानिक ढंग से बना गुंबद हमको देखने को नहीं मिलता है। तो सर्वप्रथम अलाई दरवाजे में ही वैज्ञानिक ढंग से बने गुंबद का प्रयोग हमको देखने में मिलता है। एक फैक्ट तो ये याद रखेंगे। दूसरा फैक्ट अलाई दरवाजे में ये याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न निम्न में से कौन है और अलाई दरवाजा वहां पर दिया गया है, तो इस्लामी वास्तुकला का जो है रत्न कहा जाता है अलाई दरवाजे को। तो ये 2 फैक्ट याद रखेंगे अलाई दरवाजे के बारे में। एक फैक्ट और याद रखेंगे अलाई दरवाजे के बारे में, यह भी एक बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए अलाई दरवाजे की जो एक दीवार है, अलाई दरवाजे की जो एक दीवार है, उस दीवार पर घोड़े की नाल के आकार का मेहराबदार प्रवेश द्वार है।
घोड़े की नाल के आकार का, जो घोड़े की नाल होती है उसके आकार का मेहराबदार प्रवेश द्वार है। तो यह प्रश्न एक बार पूछा गया है कि निम्न में से किसमें घोड़े की नाल के आकार का मेहराबदार प्रवेश द्वार है। तो घोड़े की नाल के आकार का जो मेहराबदार प्रवेश द्वार बना है वो अलाई दरवाजे में ही बना हुआ है। तो इतने सारे फैक्ट हो गए स्थापत्य कला के क्षेत्र में। स्थापत्य कला के क्षेत्र में थोड़ा सा और कार्य किया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए इसको इरेज करके जो है देखते हैं थोड़े से स्थापत्य कला के संबंध में और फैक्ट। हाँ, तो देखिए इसने स्थापत्य कला के क्षेत्र में और क्या कार्य किए हुए थे। तो देखिए दिल्ली में एक सीरी के किले का निर्माण है। तो पूछा जाता है कि सीरी के किले का निर्माण किसने कराया। तो सीरी के किले का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही कराया था। और कहां पर कराया था? दिल्ली में कराया था सीरी के किले का निर्माण। और देखते हैं दिल्ली में क्या क्या कराया हुआ था स्थापत्य कला के क्षेत्र में। तो हौज ए अलाई, ये एक तालाब है, इस तालाब का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। प्रश्न पूछा जाता है हौज ए अलाई कहें या हौज ए खास कहें, एक ही बात है। तो प्रश्न बनता है कि हौज ए अलाई या हौज ए खास का निर्माण किसने कराया हुआ था। तो हौज ए अलाई या हौज ए खास का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और कहां पर कराया था? दिल्ली में कराया था। एक बात। अब देखिए हजार खंभा महल दिल्ली में बना हुआ है। हजार खंभा महल, हजार खंभा महल का निर्माण किसने कराया था? तो इसी अलाउद्दीन खिलजी ने ही हजार खंभा महल का निर्माण कराया हुआ था। अन्य बातों में तो देखेंगे दिल्ली में और क्या कराया था। एक मस्जिद है जमात ए खाना मस्जिद। तो इस जमात ए खाना मस्जिद का निर्माण भी अलाउद्दीन ने कराया हुआ था। और यह मस्जिद जो है वो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास ही स्थित है। आप दिल्ली जाएंगे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में, बहुत ही फेमस दरगाह, वहां पर देखेंगे उसी के पास ये मस्जिद जमात ए खाना मस्जिद स्थित है। पहली बात। और एक प्रश्न इसी से निकलता है इसी मस्जिद के संदर्भ में कि ये जो जमात ए खाना मस्जिद है ये भारत की पहली मस्जिद है। कैसी पहली मस्जिद? इस्लामिक शैली में निर्मित। इस्लामिक शैली में निर्मित भारत की पहली मस्जिद अगर है तो वो है जमात ए खाना मस्जिद, जिसका निर्माण दिल्ली में जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। तो ये याद रखेंगे फैक्ट। पूछा जाता है कि भारत में इस्लामिक शैली से निर्मित भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? तो वो जमात ए खाना मस्जिद, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। तो ये स्थापत्य कला के क्षेत्र में कुछ बिंदु थे जो हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़े। और भी तथ्य हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उनको हम आगे बढ़ेंगे। एक तथ्य और जान लेते हैं यहां पर। देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है दक्षिण भारत अभियान के तहत, पहले भी हम बता चुके हैं, फिर से रिपीट करेंगे कि अगर प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक कौन था जिसने दक्षिण भारत के विरुद्ध अभियान चलाया था। तो दक्षिण भारत के विरुद्ध अभियान चलाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था। याद रखेंगे इस तथ्य को। और देखिए इसके पहले हमने बताया था कि जब ये शासक नहीं था अलाउद्दीन खिलजी, तब ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार हुआ करता था। और ये जब कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था तो उस समय इसने क्या किया था? वही रामचंद्र देव के विरुद्ध अभियान चलाया था। हम पढ़ चुके हैं पहले ही, रामचंद्र देव के विरुद्ध अभियान चलाया था जो देवगिरी का राजा था। इसी ने चलाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन तब शासन कौन कर रहा था? तब शासन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कर रहा था। ठीक है, ये तथ्य याद रखेंगे। और अपने शासनकाल में भी इसने दक्षिण भारत में अभियान चलाया हुआ था। तो प्रश्न अगर आता है दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान किया हुआ था, दक्षिण भारत के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ था, युद्ध किया हुआ था, तो वो शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अब अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।